नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप गिरी है। एक सामान्य सा प्रश्न आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया। इस वीडियो के अंत तक इस प्रश्न के उत्तर के बारे में आप पूरी तरह से स्पष्ट रूप में जान जाएंगे। प्रश्न पूछा जाता है कि अगर मुर्गी आई तो वो किस अंडे से निकली, और अगर अंडा आया तो वो किसने दिया था। इस प्रश्न को लोग दो तरीके से लेते हैं। पहला तरीका है कि आपसे पूछा जा रहा है कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया। अब वो अंडा किसी का भी हो सकता है। तो इस तरह से देखें तो जीवों के विकास के क्रम में मुर्गी मात्र 3600 से 3800 साल पहले आई है, जबकि अंडा 300 मिलियन साल पहले आया है, यानी कि 30 करोड़ साल पहले आया है। हाँ, वो अंडा डायनासोर का अंडा था, क्योंकि बहुत साल पहले जीवों के विकास के क्रम में जो सबसे ऊपरी स्तर पर थे, जो सबसे पहले आए थे, वो डायनासोर थे। पृथ्वी पर डायनासोर का राज था पहले। तो डायनासोर अंडे देने वाले भी थे। तो डायनासोर का अंडा पहले आया और मुर्गी बाद में आई। तो अगर पूछा जा रहा है कि मुर्गी आई या अंडा आया, तो आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि पहले मुर्गी आई या मुर्गी का अंडा आया। ऐसे थोड़ी ना पूछ रहे हैं। पूछ रहे हैं पहले मुर्गी आई या अंडा आया। अब वो अंडा किसी का भी हो सकता है। तो इस तरह से देखें तो डायनासोर जो अंडे देते थे वो 300 मिलियन साल पहले आए थे और अंडे देते थे, यानी अंडा पहले आया, और मुर्गी तो मात्र 3600 साल पहले आई है। लेकिन अगर इसी प्रश्न को जिस रूप में सब लोग लेते हैं, सामान्य लोग लेते हैं, उसी तरह से लें तो फिर इसका आंसर क्या होगा। मतलब अगर हम क्वेश्चन को ऐसे लेंगे कि पहले मुर्गी आई या मुर्गी का अंडा आया, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसको समझने के लिए आपको जीवों के विकास का सिद्धांत समझना पड़ेगा। और जीवों के विकास का 3 सिद्धांत सबसे प्रचलित है। सबसे पहला है लैमार्कवाद, दूसरा है डार्विनवाद, और तीसरा है उत्परिवर्तनवाद। अब एक एक करके समझते हैं हम लोग। सबसे पहले लैमार्कवाद देखते हैं। देखिए, लैमार्कवाद क्या कहता है। कहता है कि जीवों का विकास कैसे हुआ, इतने सारे जीव कैसे आए। सिंपल है एकदम से। कुछ जीव आए थे, वो जीव जिन अंगों का प्रयोग ज़्यादा करते थे वो अंग विकसित होते चले गए, और जिन अंगों का प्रयोग कम करते थे वो अंग विलुप्त होते चले गए। और इस तरह से नए नए जीव बनते चले गए। जैसे जिराफ पहले बकरी जैसे थे। लैमार्क कहता है कि जिराफ पहले बकरी जैसे थे, लेकिन ये ऐसे अपना गर्दन बढ़ा कर पत्तों को खाने के चक्कर में अपनी गर्दन लंबी कर लिए। कई पीढ़ियों तक करते रहे ऐसे, और उनकी गर्दन लंबी हो गई। सांप थे, जो सर्प होते हैं सांप, ये झाड़ियों में से छुपकर बैठे रहते थे, कहीं जाते ही नहीं थे, पैरों का प्रयोग करते ही नहीं थे, इसलिए पैर विलुप्त हो गए। और इस तरह से नए नए जीव बनते चले गए। क्यों? क्योंकि कुछ अंग गायब होते जा रहे हैं, कुछ अंग विकसित होते जा रहे हैं। तो इस तरह से नए नए जीव बनते जा रहे हैं, और वो किसी से संकरण करते हैं तो एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस तरह से नए नए जीव बनते गए। ये लैमार्कवाद कहता है। और लैमार्कवाद बाद में गलत साबित हुआ। फिर बाद में आया डार्विनवाद। डार्विनवाद को समझना एकदम आसान है। देखिए, जैसे किसी भी जीव की कई पीढ़ियों को ले लें। जैसे मान लेते हैं एक जीव है, घोड़ा है मान लीजिए। अब घोड़ा एक जीव है, इसकी 100 पीढ़ियों को लेते हैं। अब 100 पीढ़ियों को लें तो क्या होगा, पहली पीढ़ी और आखिरी यानी 100वीं पीढ़ी में जमीन आसमान का अंतर होगा। ये अंतर कैसे हो जाता है। देखिए, जो पहली पीढ़ी है किसी भी जीव की, जो पहली पीढ़ी होती है, वो मान लीजिए अपनी 100 साल की जिंदगी जी। तो 100 साल की जिंदगी जब ये जी रहा है, तो उस समय इसकी 100 साल की जिंदगी में पर्यावरण में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं इन 100 सालों में, और उन पर्यावरण के परिवर्तन के हिसाब से जीव के शरीर के अंदर भी परिवर्तन हो जाता है। अब पहली पीढ़ी के जीव ने 100 साल की जिंदगी में जितना भी अपने अंदर शारीरिक परिवर्तन किया, वो शारीरिक परिवर्तन अगली पीढ़ी को यानी दूसरी पीढ़ी को ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। और ये जो दूसरी पीढ़ी है, इसने अपने बाप के जीवन भर के परिवर्तन को तो ऑटोमेटिक प्राप्त कर लिया, और ये भी अब 100 साल की जिंदगी जिएगा। मान लेते हैं कि 100 साल की जिंदगी ये भी जिएगा। अब 100 साल की जिंदगी ये भी जी रहा है, और इसकी जिंदगी में भी पर्यावरण में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, और उस परिवर्तन के आधार पर इसके शरीर में भी परिवर्तन हो रहे हैं। अब इसके पिता ने जितना 100 साल में परिवर्तन किया था, वो परिवर्तन प्लस इसने अपनी जिंदगी में बहुत सारा परिवर्तन किया, ये सारे परिवर्तन उसके शरीर में इकट्ठे हो गए।
और तीसरी पीढ़ी को ये सारा परिवर्तन मिल जाएगा। यानी पहली पीढ़ी वाला भी, दूसरी पीढ़ी वाला भी, तीसरी पीढ़ी वाले को ऑटोमेटिक मिल जाएगा और तीसरी पीढ़ी वाला भी पूरे जीवन को जिएगा। उसके जीवन में भी प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन होंगे और उस आधार पर उसके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होंगे। अब इसके बाबा वाला पूरा परिवर्तन, इसके पिताजी वाला पूरा परिवर्तन और इसका पूरा परिवर्तन मिलाकर सोचिए इसके शरीर में कितना परिवर्तन हो गया। और इस तरह से 20-25 पीढ़ियों के बाद एक ऐसा जीव बनकर तैयार हो जाएगा जो पहली पीढ़ी के जीव से एकदम से अलग होगा। इसको कहते हैं प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। यानी प्रकृति जैसे जैसे बदलती है उसी तरह से जीवों के शरीर के अंदर की संरचना बदलती जाती है और इस तरह से एक नया जीव बनकर कई पीढ़ियों के बाद तैयार हो जाता है। ये था डार्विनवाद। इसके बाद में तीसरा सिद्धांत है उत्परिवर्तनवाद। इसको ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था और इसने कहा कि ये लैमार्कवाद भी बकवास है, डार्विनवाद भी बेकार है। उत्परिवर्तनवाद कहता है कि जीव इस तरह से उत्पन्न नहीं होते, नए नए जीव इस तरह से नहीं बनते जिस तरह से लैमार्क और डार्विन ने बता दिया। ऐसे नहीं बनते जीव। कोई भी नया जीव अचानक से पैदा हो जाता है। अचानक से पैदा होने का मतलब क्या हुआ? जैसे दो जीवों ने संकरण किया और एक नया जीव अचानक से पैदा हो गया और अचानक से एक नया जीव पैदा हुआ, फिर इसकी पीढ़ियाँ चलने लगी और एक नया जीव पृथ्वी पर बन चुका है। इस तरह से बनते हैं। जैसे घोड़ा था और गधा था, घोड़े और गधे के संकरण से खच्चर पैदा हो गया और फिर खच्चर की पीढ़ियाँ चल पड़ी और एक नया जीव खच्चर इस धरती पर आ गया। इसी तरह से जैसे लायन और टाइगर के संकरण से एक नया जीव बन गया लाइगर, जिस पर एक फिल्म भी बनी है कि लाइगर। लाइगर क्या है? लाइगर एक जीव है जो लायन और टाइगर के संकरण से बना है और फिर लाइगर की प्रजातियां चलने लगी, एक नया जीव लाइगर इस धरती पर बन गया। आपने भी कभी ना कभी सुना होगा कि फला गांव में एक महिला के पेट से एक शैतान पैदा हो गया। तो शैतान कैसे पैदा हो गया? वो शैतान पैदा हो गया ये उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत से। वो एक नया जीव पैदा हो गया। अब शैतान समझकर उसे मार डाले तो वो खत्म हो गया। अगर उसे जिंदा छोड़ देते तो उसकी भी पीढ़ियां चल पड़ती और एक नया जीव पृथ्वी पर और आ गया। ऐसे समझ लीजिए। तो इसी तरह से कोई जीव रहा होगा। अब जो पंछियां हैं, पंछियां अक्सर अंडे देती हैं। जितनी भी पंछियां हैं, चमगादड़ को छोड़ दिया जाए, चमगादड़ बच्चे देती है, बाकी सारी जितनी भी पंछियां हैं वो सब अंडे ही देती हैं। तो कोई पंछी रही होगी बतख जैसी, जैसे बतख थी और मोर था, दोनों ने संकरण किया और एक अंडा दिया और उस अंडे से अचानक से एक जीव बन गया, मुर्गी पैदा हो गई और मुर्गी आ गई, फिर मुर्गी की पीढ़ियां चलने लगी। तो पहले क्या आया? मुर्गी आई और वो मुर्गी जिस अंडे से निकली थी वो अंडा किसी मुर्गी का नहीं था, किसी अन्य जीव का था। मतलब कि हो सकता है वो मोर का रहा हो सकता है वो बतख जैसे किसी प्राणी का रहा होगा। अब उससे मुर्गी निकली और फिर मुर्गी की पीढ़ियां चल पड़ी और एक नया जीव इस धरती पर आ गया जिसको मुर्गी कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पहले मुर्गी आई या मुर्गी का अंडा आया, तो पहले मुर्गी आई, मुर्गी का अंडा बाद में आया। और वो मुर्गी किस अंडे से निकली थी? तो वो एक ऐसे अंडे से निकली थी जो मुर्गी का अंडा नहीं था। बतख और जो मोर होते हैं, तो बतख और मोर जैसे कोई ऐसे रहे होंगे कोई जीव, दो पंछियां, उनके संकरण से एक अंडा हुआ होगा और अचानक से उसमें से एक नया जीव पैदा हो गया उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत से। और फिर क्या हुआ? उसकी पीढ़ियां चल पड़ी और इस तरह से आपके को ये स्पष्ट हो गया होगा कि पहले मुर्गी आई या अंडा।